चैप्टर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार। विषय है अकाउंट। टीचर योगी स्नेहलता। हम अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के व्यवहार कैसे होते हैं। बैंक अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करते हैं यानी कि हम इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग जिसे कहते हैं, कुछ उसी तरीके से बैंकों की प्रणाली कार्य प्रणाली की शीघ्रता और झड़प से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर आधार रखता है। बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके अपने ग्राहकों को शीघ्र और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने का किया जाता है। बैंक द्वारा ग्राहकों को अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फंड में परिवर्तन का महत्व की सेवाएं हैं। फंड के परिवर्तन के लिए प्रणालीगत पद्धतियों में ट्रांसफ़र या चेक का उपयोग किया जाता है, पर इस व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के खाते में अन्य व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफ़र अधिक समय में होता है, जबकि बैंक द्वारा फंड परिवर्तन के लिए दो शीघ्र सेवाएं हैं। यानी कि जब हम चेक या कैश के द्वारा जब हम ट्रांसफ़र करते एक खाते से दूसरे खाते अपने ही खाते में, तो टाइम लगता था। अब उस टाइम को बचाने के लिए तुरंत ही आपके अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में, जैसे हम किसी और के अकाउंट में यहाँ से गुजरात से दिल्ली भेजना हो या किसी अदर बैंक में भेजना हो या कहीं पे भी, तो पहले बहुत टाइम लग जाता था। अभी क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने की वजह से आप सेम डे में पैसे, या अभी जैसे आप पेटीएम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, रुपए कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। इसके द्वारा आप तुरंत ही पैसे भेज के ले सकते हैं या दे सकते हैं, यह आसान तरीका है। लेकिन जब हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ये हम नॉर्मली यूजुअली जो रूटीन में हम इस्तेमाल करने वाली हैं, अब हम जो फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते, तो वो किस तरीके, वो दो मेथड है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और रियल टाइम ग्रॉस, ठीक है। यहाँ पे GNEFT और RTGS। तो सबसे पहले नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। इस सेवा का लाभ देश में उपलब्ध है। इससे जुड़ी योजनाएं बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें लाभ व्यक्ति, पेढ़ी या कोऑपरेटिव इकाइयों द्वारा लिया जा सकता है। लाभ लेने के लिए रकम भेजने वाले का बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। खाता नहीं हो तो भी चलेगा, कि आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। NEFT सेवा के लिए रकम स्वीकार करने वाली बैंक में खाता होना जरूरी है। यानी कि सामने जो व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, जिस खाते में हम बेचें, वहाँ सामने उसका खाता होना आवश्यक है, जो इस तरीके की लाभ दे सकती है। यानी कि व्यक्ति को आसानी से, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पेढ़ी हो, चाहे कोऑपरेटिव, ये सभी योजनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन सामने व्यक्ति या जहाँ पे भी हम ये फंड ट्रांसफ़र करें, उसका खाता होना आवश्यक है। इनका खाता ना हो तो भी चलेगा। अब हम RTGS के बारे में बात करते हैं। यह सेवा बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्राप्त ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना में जुड़े बैंकों द्वारा ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है। यानी ग्राहकों का बैंक के द्वारा जुड़े होना आवश्यक है। सेवा पाने के लिए न्यूनतम रकम मर्यादा प्रवर्तमान नियमों के अनुसार 2 लाख है, कम से कम 2 लाख होनी चाहिए, और महत्तम मर्यादा सेवा के लिए नहीं रखी गई है। आप महत्तम में कितना भी ले सकते हैं, जबकि NEFT की रकम पाने वालों के पक्षकार को RTGS की सेवा पाने के लिए कोई चार्ज चुकाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे कोई भी इन दोनों में से चार्जेबल नहीं है। रकम भेजने वाला पक्ष RTGS का चार्ज बैंक को चुकाता है, इसलिए रकम भेजने वाले के लिए इस प्रकार के चार्ज खर्च बनता है जो भेज रहा है उसके लिए, क्योंकि वो जब भेज रहा है, जैसे हम DD बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कहीं के लिए भी, तो हम डिमांड ड्राफ्ट की रकम के साथ जो उनके चार्जेस हैं
₹30, ₹50, ₹70 वो हम उसे पे करते हैं। सामने वाला पक्ष जिसको हम भेज रहे हैं वो नहीं पे कर रहा होता। हम यहाँ से जो जिस भी कार्य के लिए वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो हम उस रकम के बदले में पे कर रहे होते, तो बैंक को हम पे कर रहे थे, इसलिए चार्जेस जो है वो हमारे लिए खर्च है, सामने वाले पक्ष के लिए खर्च नहीं, क्योंकि वो नहीं चुका रहा होता है। इस खर्च को का वही में लिखा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम इसे चर्चा करते हैं। अभी व्यक्ति और पेड़ी के बैंक खाते में जमा रकम हो उतनी ही रकम निकाले या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाता है उसे डेबिट कार्ड दिया जाता है। आपके अकाउंट में जितना पैसा या जितना रुपए है उतने ही आपको पैसे निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित रकम से अधिक रकम आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी मर्यादा निश्चित होती है। जैसे यहाँ पे रीड करती हूँ, व्यक्ति और पेड़ी अमुक निश्चित रकम निकालने या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाता है उसको क्रेडिट कार्ड। ऐसी बैंक खातेदार और बिन खातेदार को भी दिया जाता है और उसके द्वारा निश्चित मर्यादा में रकम निकालने दी जाती है। यानी कि पहले से निश्चित रकम है कि आपकी 50,000 की लिमिट है, लाख की लिमिट है। व्यवसाय की इकाइयाँ जो लेती हैं उनकी लिमिट अधिक होती है। सामान्य व्यक्ति अपने हिसाब से उसकी लिमिट के हिसाब से वो कार्ड लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। निश्चित समय के बाद विद इंटरेस्ट उनको वो पैसा चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम एक सवाल की चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 7, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर से जमुना दास के अप्रैल 2016 के प्रथम पखवाड़े की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। हम एक एक देखते जाते हैं और करते जाते हैं। पहला है अप्रैल 1, प्रारंभिक रोकड़ शेष 30,000 और बैंक शेष 8 लाख। देखिए, जमुना दास की जो अप्रैल 2016 के पखवाड़े की प्रथम पखवाड़े की 3 खाने वाली रोकड़ बही, तारीख 2016, आवक में देखिए शेष आगे लेके गए 30,000 और 8 लाख। उसके बाद तारीख 3 लाख का माल नीलेश के पास से 2% रोकड़ बट्टे से खरीदा और रकम RTGS द्वारा चुकाई है और चार्जेस 30,000 हुआ जो बैंक के खाते में उधार किए। अब तारीख 3 देखिए, खरीद खाते 6,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लाख है, 3 लाख का 2% निकाला है तो 6,000 बट्टा हुआ और 3 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे तो 2,94,000 और 30,000 चार्जेस। देखिए, खरीद खाते बट्टे में 6,000, बैंक के खाते में 2,94,000 और RTGS का चार्जेस 30,000 जो बैंक के खाते में ही लिखा जाएगा। तारीख 6, तारीख 5, ₹1 लाख का माल राजेश को बेचा, उसने NEFT द्वारा रकम भेज दी है, बैंक ने रकम जमा कर दी है। देखिए, जमा की है तारीख 5, बिक्री खाते, बैंक के खाते में 1 लाख रुपए। तारीख 6, 4 लाख का माल 2% रोकड़ बट्टे से महेश को बेचा और RTGS द्वारा भेज दी है जो रकम जमा की है। 4 लाख का 2% कितना होगा? 8,000। 8,000 माइनस करेंगे यानी कि 3,92,000 आएगा। माल बेचा है तो बेचने का क्या होगा, हमारे पास पैसा आया तो तारीख 6 बिक्री 8,000 और रकम के कॉलम में 3,92,000 92,000। देखिए यहाँ पे, और ये रही इसकी रकम। अब तारीख 7, बीमा प्रीमियम के रुपए NEFT द्वारा चुकाया जो 10,000 है और NEFT का चार्जेस जो है वो 3 है। बैंक ने रकम उधार की है। अब तारीख 7 चुकाया है तो पैसा गया है तो तारीख 7 बीमा प्रीमियम खाते 10,000 और उसके चार्ज है वो 3,000 है। देखिए
देखिए यहाँ पे बीमा प्रीमियम के 7,000 और ये 3,000। तारीख 9 वेतन के रोकड़ी चुकाया, यानी रोकड़ से पैसा गया है तो चुकाया है वेतन खाते रोकड़ के कॉलम में 15,000। तारीख 10 रोकड़ी बिक्री 30,000, तो बिक्री हुई है तो बिक्री खाते और यहाँ पे कॉलम में आपका देखिए बिक्री खाते और यहाँ पे 30,000। तारीख 11 घर खर्च के लिए बैंक में से निकाला है 10,000, तो निकाले हैं आहरण होगा, तो तारीख 11 आहरण और बैंक में से निकाले तो 10,000 बैंक के कॉलम में आहरण खाते। तारीख 12,000 रमेश को ऋण के बदले में दिया है, पैसा गया है, तारीख 12 रमेश खाते और रकम में 12,000 है। तारीख 13 22,000 NEFD द्वारा रमन के पास से हमारा लेना पेटे चुकाया है, हमारा और बैंक में जमा किए, चुकाया है तो 13 तारीख रमन खाते और बैंक के कॉलम में 22,000, देखिए रकम के कॉलम में 22,000। भाड़ा चुकाया, भाड़ा तारीख 14 व्यय पक्ष में और 5,000 रोकड़ के कॉलम में। तारीख 15 बैंक ने डिविडेंड के रूप में 3,000 जमा किए हैं, तो ये हमारे पास पैसा है डिविडेंड खाते और बैंक खाते में 3,000। अब हमारी टोटल करेंगे, देखिए यहाँ का टोटल करेंगे सबसे पहले तो 13,17,000, उसमें से माइनस करेंगे तो शेष आगे लाएंगे तो 10,02,967, ठीक है, इतना शेष आएगा। उसी तरीके से रोकड़ का टोटल करेंगे तो 60,000, 60,000 में से ये माइनस करेंगे तो शेष आगे ले गए 28,000, शेष आगे ले गए 28,000 रुपये, ठीक है। और बट्टे का ऐसे ही हम टोटल कर देंगे 8,000 और 6,000, ये एक दूसरे में से माइनस नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट होता है। अब हम एक और सवाल देखते हैं जो लघु रोकड़ बही का है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लघु रोकड़ बही, जहाँ पे हम खर्च जो दैनिक खर्च है उनकी ही सिर्फ किस तरीके से सवाल किए जाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। लघु रोकड़ बही, सबसे पहले इसका खाता कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए उधार जमा, यहाँ पे उधार जमा नहीं सिर्फ उधार लिखा जाएगा या उत्तर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आवक, तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, भुगतान की कुल रकम, फिर जितने भी खर्च है उन खर्च का होगा विवरण, उसके बाद खाता प्रश्न नंबर और खाता बही में व्यक्तिगत जो होगा उसका आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसके सवाल करते हैं, ये सबसे इजी सवाल है। देखिए निम्नलिखित व्यवहारों पर से भरत बही की लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए, ठीक है। तारीख 2015 सितंबर 1 रोकड़ बही प्रारंभिक रोकड़ शेष यानी सहायक कैशियर के पास 3,500 है, तो प्रारंभिक शेष है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रारंभिक शेष और 3,500 प्रारंभिक शेष हम यहाँ पे आवक में लिखेंगे प्रारंभिक शेष, ओके। उसके बाद तारीख 1 मुख्य कैशियर के पास से 1,500 मिली, ये भी हमारे पास पैसा आया है तो 1,500, एक तारीख 1 ही प्रारंभिक शेष के बाद नीचे लिखा है, देखो मुख्य कैशियर के पास से। अब स्टेशनरी के 1,200 चुकाए, सिंपल। यहाँ पे तारीख 3 स्टेशनरी और यहाँ पे जो स्टेशनरी का कॉलम है उसमें देखिए स्टेशनरी के कॉलम में ये देखिए 1,200 और कुल रकम के कॉलम में 1,200। कुल भुगतान हुआ, सबसे पहले कुल भुगतान की कुल रकम में 1,200 और उसके बाद 1,200 आपके इसमें स्टेशनरी में। उसके बाद तारीख 4 फुटकर मजदूरी 800 चुकाए, तो 4 तारीख फुटकर मजदूरी कुल रकम की उसमें 800 और मजदूरी में 800। उसके बाद लारी भाड़ा के 100 चुकाए, तारीख 5 में विवरण में लारी भाड़ा खर्च खाते और कुल भुगतान की रकम में 100, उसके बाद लारी भाड़ा में 100। उसके बाद चाय
पानी का खर्च 200 हुआ। तारीख 7 चाय पानी का खर्च 200 और चाय पानी के कॉलम में 200। अब तारीख 8 डाक तार या आंगड़िया के 250, यानी कि डाक तार वाले 250 और उसके कुल रकम में भी 250, तारीख 8। उसके बाद तारीख 10 तुषार को वेतन के पेटे 1200, यानी ये व्यक्ति है तो व्यक्ति के कॉलम में जाएगा। कुल रकम में देखिए 1200 लिखा है यहाँ पे, तुषार कुल भुगतान की रकम 1200, लेकिन व्यक्ति वही का खाता जो है उसमें 1200 लिखा है। ठीक है। उसके बाद तारीख 11 लाड़ी भाड़ा के 150 चुकाए, तो यहाँ पे तारीख 11 लाड़ी भाड़ा लिखा है, 150 कुल भुगतान की रकम है और लाड़ी भाड़ा में 150। उसके बाद 12 मजदूरी के 180 और डाक टिकट के 170 चुकाए, तो मजदूरी खर्च का यानी कि दोनों टोटल करके लिखा है, मजदूरी खर्च और डाक तार का खर्च खाते 350। अब मजदूरी में 180 और डाक तार में 170। तारीख 13 चाय पानी का खर्च 150 चुकाया, तो तारीख 13 चाय पानी खर्च का 150 और चाय पानी कॉलम में 150 लिखा हुआ है। उसके बाद तारीख 14 लाड़ी भाड़ा के 150 चुकाए, तो यहाँ पे लाड़ी भाड़ा देखिए, तारीख 14 लाड़ी भाड़ा 150 और यहाँ पे इसका 150। उसके बाद तारीख 15 अन्य फुटकर खर्च 100, तो अन्य फुटकर खर्च जो है 100, उसका 100 में टोटल किया। अब इसका देखिए यहाँ पे सबका टोटल करेंगे, इसका टोटल होगा 1200, यहाँ पे फुटकर खर्च का टोटल होगा 100, इसका 400, डाक तार का 420, स्टेशनरी का 1200, चाय पानी का 350 और मजदूरी का 900। अब इन सब का टोटल होगा वो कितना आया है, यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे टोटल हुआ 4650। ठीक है। अब सबसे पहले इसका टोटल होगा, यहाँ पे कितना टोटल हुआ 5000। अब 5000 4650, यहाँ पे 5000 माइनस करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा 350। अब 350 शेष आगे लेके गए, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि शेष आगे लेके गए, क्योंकि 15 है, यहाँ पे तारीख कितनी आ जाएगी 16, महीना वही, सब कुछ खर्च का इस तरीके से बनता है। स्टूडेंट आप जब सवाल में देखते हो तो जितने भी खर्च लिखे उन सबके खर्च के कॉलम बन जाएंगे, चाहे वो स्टेशनरी हो, फुटकर हो या कुछ भी हो, इस तरीके से अलग अलग खर्चों के कॉलम बनेंगे। और इस तरीके से सबसे पहले आवक का होगा, तारीख होगा, विवरण, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर, देखिए वाउचर नंबर, भुगतान की कुल रकम, मजदूर जो विविध खर्च है उनके कॉलम, खाता प्रश्न नंबर, और उसके बाद व्यक्ति खाता, क्योंकि हम व्यक्तियों को भी बुक दे रहे हैं तो व्यक्ति विशेष का भी खाता बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।